भी यस सर, आवाज आ रही है। कैसी चल रही तैयारी? ठीक चल रही है सर अब तो। एक्चुअली टेक्नो सेवी भी होना पड़ रहा है, बेचना भी पड़ रहा है खुद को। जमाना है ऐसे, क्या करेंगे। 2-3 मिनट और, कुछ किसी का कुछ क्वेश्चन हो स्टार्टिंग में जो डायमेंशन गाइडिंग लाइट की तरह काम करे या उस पर ज़्यादा एम्फेसाइज किया जा सके, उसे तो आप बोल सकते हो। तब तक शायद कुछ लोग लिंक पे क्लिक कर रहे होंगे, उनको हर चीज़ परोसा हुआ होना चाहिए। टेलीग्राम लाइव इसीलिए थोड़ी सुविधाजनक होता है ताकि लोगों को दिखता है। और मुझे लगा कि ऐसे में कैसे है कि बाकी तो अ, ऐसे के टॉपिक दिए जाएंगे, आप लोग लिखोगे, उस पर मैं अपना फीडबैक दूंगा और इम्प्रूव होता रहेगा। पर शुरुआत में एक दो बार ऐसे लिखने से पहले कुछ तकनीकी बातें ऐसी होती हैं जो पता होना चाहिए सामान्य स्टूडेंट्स को। ऐसे नॉलेज का खेल ज़्यादा नहीं है, क्योंकि ग्रेजुएशन करने के बाद अगर कोई परीक्षा दे रहा है तो उसमें थोड़ा बहुत साहित्य का समझ होगा, थोड़ा बहुत समाज का समझ होगा, व्यक्ति का समझ होगा, व्यक्तिगत जीवन का समझ होगा, सामाजिक जीवन का समझ होगा, संस्कृति में रचा बसा होगा तो उसकी भी थोड़ी बहुत समझ होगी ही। राजनीतिक रूप से अवेयर होगा ही। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बेसिक जानकारी तो रहेगा ही। और भारतीय अर्थव्यवस्था, कृषि, कूटनीति, टेक्नोलॉजी, जो कुछ भी हो रहा है अपने आसपास, उन सब के बारे में, बेसिक बेसिक बातों के बारे में इंसान अवेयर होता ही है। 2-4-10 अच्छे कोट, 2-4-10 राइटर्स, 2-4-10 फिल्में, 2-4-10 व्यक्ति, महापुरुष, महास्त्रियाँ, इन सब ने प्रभावित किया ही होगा जीवन में, उनका भी जिक्र कर सकते हैं। तो निबंध इज मोर अबाउट टेक्निक रेदर नॉलेज। यूपीएससी में तो भी थोड़ा सा ज़्यादा लंबा लिखना होता है, पर 600-700 शब्दों में अगर निबंध लिखना है स्टेट सर्विसेज में, तो उसके लिए ज्ञान की ज़रूरत उतनी ज़्यादा ऐसा होती नहीं है। और ज्ञान की ज़रूरत कम होती है, लेकिन जो कुछ भी ज्ञान है अर्जित संचित, उनको किस तरह से क्रमबद्ध तरीके से, सार्थक तरीके से, क्रोनोलॉजिकल मैनर में लिखा जा सकता है, ये सब कुछ अभ्यास के थ्रू ही आता है। और अभ्यास एक दिन में होता नहीं है। तो जिस तरह से मानव स्वभाव एक दिन में नहीं विकसित होता है, वैसे ही लेखन भी एक दिन में विकसित नहीं होता है। लेखन अपने आप में भी एक स्वाध्याय है, तो वो सब करना ही पड़ेगा, सतत रूप से लिखना पड़ेगा। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति जो भी अच्छा मार्क्स ला रहा है, तुक्के से नहीं, कई बार तुक्के से भी मार्क्स आ जाते हैं। कुछ चीज़ें एग्जामिनर पढ़ता है और उसको बहुत पसंद आ जाता है, मार्क्स दे देता है। उदाहरण के तौर पे मैंने कुछ एक बार बहुत आपत्तिजनक वाक्य लिख गया था जो मेरी आइडियोलॉजी को दिखाती थी। और उस साल मुझे बहुत मार्क्स मिल गए ऐसे में। बाद में मुझे लगा, जब पेपर दे करके आया, कि अगर इसको विपरीत विचारधारा वाला व्यक्ति पढ़ेगा, जो को पॉलिटिकल निबंध था, विपरीत विचारधारा वाला निबंध पढ़ेगा तो निश्चित तौर पे मुझे बर्बाद कर देगा। पर संयोग से उसको सेम विचारधारा वाले ने पढ़ा। तो हमेशा निबंध में बैलेंस रखना चाहिए, एक संतुलित दृष्टिकोण रखना चाहिए। स्टैंड लेने से परहेज नहीं करना चाहिए। यदि बात पितृसत्ता के खिलाफ हो, यदि बात जातिवाद के खिलाफ हो, यदि बात अस्पृश्यता के खिलाफ हो, यदि बात स्टीरियोटाइप या किसी बात को लेकर के टैबू हो, इन तमाम चीज़ों पर जब बात हो तो आपको स्टैंड लेना ही पड़ेगा। उसके विरुद्ध आपको खड़े होते हुए दिखना ही पड़ेगा। आप कतई नारी विरोधी विचारों को जस्टिफाई नहीं कर सकते, भले आपके पास तर्क कितने शानदार हों, आप जस्टिफाई कर ही नहीं सकते। तो कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो नॉन कंप्रोमाइजेबल होती हैं, नॉन कंपाउंडिंग होती हैं, तो आप उसको जस्टिफाई करने की कोशिश भी मत करें। ऐसे विचारों से भी बचें जो समाज, मुख्य धारा की राजनीति, मानवीय गरिमा, इन सब के अगेंस्ट हो। ये सब चीज़ें धीरे धीरे जब आप लिखोगे आंसर, तो निबंध लिखोगे, तो विकसित होती जाएंगे और आप सीखते जाओगे। और बेसिक ओवरव्यू पे आज चर्चा करेंगे। मैंने कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन 2 टॉपिक, जैसे 3 विषय होते हैं यूपीपीसीएस में।
यूपीपीसीएस में 2 परीक्षा कराती है यूपीपीसीएस, जो थोड़े से प्रतिष्ठित माने जाते हैं और उनके निबंध के पैटर्न भी लगभग सेम है। एक तो आपका यूपीपीसीएस है, ऑफ कोर्स सबऑर्डिनेट सर्विसेज। दूसरा है रिव्यू ऑफिसर, समीक्षा अधिकारी। समीक्षा अधिकारी का जो निबंध है वो भी अमूमन उन्हीं विषयों पर पूछा जाता है, उन्हीं टॉपिक पर पूछा जाता है। पीसीएस मेंटर प्लीज आप अपना वीडियो बंद कर लें। तो उन्हीं विषयों पर पूछा जाता है, थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन हो रहा है, प्लीज आप। यस, तो उन्हीं विषयों पर पूछा जाता है जनरली, जिन विषयों पर यूपीपीसीएस में पूछा जाता है। यानी दोनों का सिलेबस लगभग लगभग सेम है और ऐसे के टॉपिक्स भी मोर और लेस सेम ही आते हैं। तो इस तैयारी से हम उन दोनों को कवर कर लेंगे। क्योंकि अपने पास कुछ बीपीएससी के भी स्टूडेंट हैं, तो पिछले 2-3 सालों की मैंने बीपीएससी के पेपर को देखने की कोशिश की और उसमें मैंने पाया कि एक विषय ऐसा है जो सीधा सीधा यूपीपीसीएस के विषय से मेल खाता है। और इन सभी चीज़ों का मैंने कंपाइलेशन किया है और उसमें से एक कॉमन थीम निकालने की कोशिश की है और ये भी समझने की कोशिश की है कि ये पेपर पूछ क्यों रहा है, मतलब ये प्रश्न, ये टॉपिक पर निबंध पूछा क्यों गया उस साल। तो इन सभी चीज़ों को किया है और वो आपके सामने अभी हम दिखाएंगे। कुछ लोग 9:15 बजे भी आ रहे हैं, मतलब सही है यार, कोई नहीं। बचपन में मेरे पिताजी कहते थे कहावत की, एक के साधे सब सधे, सब साधे सध जाए। वो लखनऊ की तरफ जो अवधी भाषा है रामचरितमानस वाली, उसमें ये लाइन बहुत फेमस है कि भाई एक को साधने से बाकी चीज़ें सधती हैं और बाकी के साधने से सब कुछ पूरा जीवन सध जाता है। यदि व्यक्ति एक क्षेत्र में ईमानदार है और सिंसियर है, मेहनती है, तो ज़्यादा संभावना है कि जब वो दूसरे क्षेत्र में कदम रखेगा तो वहाँ भी ज़्यादा सिंसियरिटी के साथ काम करेगा। डॉक्टर अब्दुल कलाम की बात कर लो, जब वो साइंटिस्ट थे तो भी सिंसियर थे, जब वो राष्ट्रपति बने तो भी सिंसियर और संजीदा रहे। इसके अलावा आप दुनिया के किसी भी क्षेत्र में देख लीजिए, जो व्यक्ति एक क्षेत्र में अच्छा करता है, एक्सेल करता है, वो दूसरे क्षेत्र में भी ज़्यादा बेहतर करने का प्रयास करता है। जो लोग ऑलरेडी लेट आएंगे, जो लोग ऑलरेडी चीज़ों को ग्रांटेड लेंगे, बस ठीक है कर लेंगे, चलता रहता है, तो उनका वो जो रिफ्लेक्शन है उनके व्यक्तित्व का, वो बाकी चीज़ों पे भी अफेक्ट करेगा। जब वो नौकरी मिल भी जाएगी, मान लो हो भी गए वो डिप्टी कलेक्टर, तो भी ऑफिस में वैसा ही काम करेंगे और उनकी जो छवि है, उनका जो इम्प्रेशन है, फुटप्रिंट है, वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक नहीं रहेगा। आइए सीधे शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप लोगों के कोई कॉमन प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, ताकि हम उनको शामिल कर सकें चर्चा में। पूछिए प्लीज, फिर शुरू करते हैं। हाँ प्रणव, बोलो। सर नमस्ते। नमस्कार। सर मेरा एक क्वेश्चन था कि बहुत लोग कहते हैं कि ऐसे लिखने से पहले आपको सोशोलॉजी और एथिक्स वगैरह अच्छे से आना चाहिए, अच्छा, तो क्या ये जरूरी है क्या, पूरा थारा उसको स्टडी करना पहले? कई लोग हैं जो अपने पहले प्रयास में ग्रेजुएशन में 3 साल पढ़ाई करते रहते हैं इंजीनियरिंग के साथ या और नॉन ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट के साथ, और जैसे ही जी। उनकी जीएस की और बाकी प्रिपरेशन हो जाती है, परीक्षा देते हैं और वो निबंध में भी अच्छा प्रदर्शन करते हैं, उनका सिलेक्शन भी होता है। इसके पीछे क्या लॉजिक हो सकता है? इसके पीछे लॉजिक हो सकता है कि उनके विचार बहुत रॉ होते हैं, बहुत मौलिक होते हैं। ठीक है, निबंध में इनोवेशन को, मौलिकता को ज़्यादा पसंद किया जाता है। ठीक है, और निबंध में अगर आप सोशियोलॉजी पढ़ करके, फिलोसॉफी पढ़ करके या पॉलिटिकल साइंस पढ़ करके या साहित्य पढ़ करके अगर आप निबंध लिखने जाएंगे तो एग्जामिनर को 2 मिनट नहीं लगेगा समझने में कि ये इस विषय का विद्यार्थी है। और जैसे ही उसको लगेगा यह निबंध नहीं है बल्कि उस विषय का एक लंबा सा कंटेंट है, वो चिढ़ जाएगा। उसको लगेगा कि पूछा गया है निबंध और लिख रहा है किसी पर्टिकुलर विषय पर अपनी बात। मैं खुद साहित्य का विद्यार्थी रहा हूँ, दर्शन पसंद है मुझे, लेकिन उसके बावजूद मैं जो भी निबंध लिखता हूँ, आप लोगों ने देखा होगा ग्रुप में मैंने डाला है, मैं कभी भी उस निबंध को साहित्य का निबंध नहीं बनाता हूँ। मैंने कभी नहीं कोशिश की कि मेरा निबंध ये प्रदर्शित करे कि मैं साहित्य का विद्यार्थी हूँ, बल्कि वो पहचान ही ना पाए किस चीज़ का विद्यार्थी हो। मेरे निबंध में संस्कृत भी होता है, अंग्रेजी भी होता है जम करके, जो मैं देवनागरी में लिखता हूँ। फिल्में बहुत सारी होती हैं, उनकी चर्चा होती है, क्लिनिकल एनालिसिस होता है। तो निबंध में रेसा रेसा आप अलग कर करके जब रख दें अपने तर्कों के माध्यम से, आपके डायमेंशंस मैक्रो हो और बहु आयामी दृष्टिकोण हो, साथ साथ अच्छे एग्जाम्पल हो और बहुत अच्छी कुछ कोटेशन हो, उद्धरण हो, कविताएं हो, और कविताओं की संख्या ऐसी ना हो कि पता लगे वो पूरा काव्य ग्रंथ बन गया है, तो एग्जामिनर ज़्यादा पसंद करता है।
मल्टीपल चीज़ों को, वर्सेटाइल चीज़ों को ज़्यादा लोग पसंद करते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। ओके सर, थैंक यू सर। अभी डाउट की बजाय आप जो चीज़ें शामिल कराना चाहते हैं वो पूछ सकते हैं फिलहाल के लिए। जो मैं शामिल करूँ आप बोल दो, मैं सुन लूँगा, उसका जवाब भी नहीं दूंगा। चर्चा के बाद जवाब आपको काफ़ी कुछ मिल ही जाएगा। बट बस खाली आप सवाल जो भी आपके मन में है, ताकि मेरे ध्यान में रहें, बैकग्राउंड में रहें। एक्टिव पार्टिसिपेट करो, ऐसे मत करो। सर निबंध लिखने में स्टार्टिंग में दिक्कत होती है, स्टार्ट कैसे करें, तो सर उस पर थोड़ा फोकस करिएगा। हाँ, यही सब मैं कह रहा हूँ कि आप लोग बताओ तो चर्चा करने के दौरान। वैसे मेरे मन में कॉमन थीम तो है ही, उसको मैं ध्यान, प्रतिभा बस एक ही सेकंड, वो तो मेरे मन में है ही जो मैं बोलने वाला हूँ, पर ये मोनोलॉग नहीं होना चाहिए। सीख रहे हैं हम लोग ना, ऐसा नहीं है कि आप कॉपी लिख दे रहे हैं टेस्ट और मैं उसको जांच करके आप तक पहुंचा दे रहा हूँ। मुझे सबसे ज़्यादा विरोध और सबसे ज़्यादा कोफ्त जिस बात की हो रही है, वो हो रही है कि हर गली में जैसे चाय की दुकान होती है, पान की दुकान होती है, वैसे ही ये टेस्ट सीरीज की दुकान हो गई है। जो जीवन में कुछ भी अनुभव और एक्टिव इंटरवेंशन नहीं रख सकता, नहीं कर सकता, वो टेस्ट सीरीज चला रहा है। क्योंकि वहाँ पे एक ट्रांसपेरेंसी का अभाव होता है, एक ओपेकनेस होता है। कहीं से भी गूगल से कॉपी करके आप सजेशन दे सकते हो, उसका कोई महत्व तो नहीं है। आजकल नया वॉइस चैट का भी कॉन्सेप्ट चला है। आप एक्टिव लर्निंग में भरोसा रखें, वही जीवन में मदद कर सकता है। गुरुकुल की परंपरा नहीं हो सकती, फिर भी एक्टिव लर्निंग की जा सकती है डिजिटल एरा में। तो आप फिर भी, ये आपका है कि इंट्रोडक्शन अच्छा कैसे लिखें। दूसरा, प्रतिभा क्या पूछ रही हैं आप? बट में फ्लो या फिर हेडिंग दे सकते हैं क्या? क्या कहा आपने, प्लीज रिपीट। सर निबंध में फ्लो चार्ट या हेडिंग दे सकते हैं क्या? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका सीधा आंसर है नहीं। क्यों नहीं दे सकते, वो भी कारण बता रहा हूँ। निबंध में हाँ बोलिए प्लीज। सर जैसे हाँ। सर जैसे मेरा साहित्य का भी सब्जेक्ट नहीं था, तो क्या साहित्य मेरे सब्जेक्ट? प्रतिभा थोड़ा सा रोबस्ट नेटवर्क में आइए, आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है। प्लीज़ आप मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं उसमें, मैसेज बॉक्स में, या फिर से रिपीट कीजिए। आपका साहित्य विषय नहीं रहा, यहाँ तक सुना मैंने। सर मेरा साहित्य विषय कभी नहीं, मैं साइंस की स्टूडेंट थी, तो क्या साहित्य ऐसे लिखना मेरे लिए सही रहेगा? मैंने दूसरा हिस्सा आपका सुना, क्या मेरे लिए साहित्य का निबंध लिखना सही रहेगा, और पहला पार्ट में सुन नहीं पाया। तो मैं एक ही चीज़ कह रहा हूँ, जो लोग यहाँ पे साहित्य के विद्यार्थी नहीं भी रहे हैं, उनको समझ लेना चाहिए कि 3 जो टॉपिक होते हैं उत्तर प्रदेश पीसीएस में, वो होते हैं एक साहित्य से, साहित्य समाज संस्कृति वगैरह से, और हाँ पीसीएस में इंटर बता रहा हूँ, एक साहित्य समाज और संस्कृति से होता है। दूसरा जो है कृषि हो गया, तकनीक हो गया, यानी टेक्नोलॉजी हो गया, ऐसे विषयों पर होता है। और तीसरा इंटरनेशनल रिलेशंस की तरफ ज़्यादा उसका रुझान होता है, वो होता है करंट अफेयर वगैरह से डोमिनेटेड। 3 में से जो एक विषय होगा उसमें साहित्य का कहीं ना कहीं पुट होगा, आपको साहित्य पे लिखना ही पड़ेगा। लेकिन जो लोग साहित्य के विद्यार्थी नहीं हैं, उनकी यह चिंता कि साहित्य के विद्यार्थी नहीं तो कैसे लिखेंगे। साहित्य पर निबंध नहीं आता है, बल्कि साहित्य के योगदान पर, उसकी भूमिका पर, उसकी भूमिका समाज के लिए भी हो सकती है, उसकी भूमिका संस्कृति के लिए भी हो सकती है, उसकी भूमिका राजनीति के लिए भी हो सकती है, टेक्नोलॉजी के लिए भी हो सकती है। कुछ लोग चौंक गए होंगे टेक्नोलॉजी का नाम सुन के, ऑलरेडी पूछा जा चुका है, आज मैं देख रहा था पीवाईक्यू। तो इन सभी क्षेत्रों में उसकी भूमिका हो सकती है। तो साहित्य के रोल क्या हो सकते हैं, उनके इंटर लिंकेजेज क्या हो सकते हैं अन्य सेक्टर्स के साथ में, ये निबंध पूछा जाता है। उसके लिए साहित्य का विद्यार्थी होने के लिए जरूरत नहीं है। जैसे कि किसी व्यक्ति को बुखार है, और बुखार होने पर उसका हमें टेम्परेचर नापना है, और नाप करके एक निश्चित लिमिट के ऊपर जा रहा है तो डॉक्टर दिखाना है। इसके लिए डॉक्टर होने की जरूरत नहीं, इसके लिए मेडिकल साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है, इसके लिए अवेयरनेस की जरूरत है। किसी का हाथ हमने पकड़ा और गर्म है तो इसका मतलब बुखार है, ये है अवेयरनेस। और यही अवेयरनेस यहाँ भी चाहिए। इस लेवल का अवेयरनेस होगा, उम्मीद रखता हूँ मैं। नहीं भी होगा तो भी मान के चलिए, जो पहला टॉपिक है निबंध का, साहित्य और समाज संस्कृति वाला, मैं गारंटी दे रहा हूँ कि 4-5 मॉडल आंसर जो मैं आपको दूंगा, उसको तैयार करने के बाद किसी भी प्रकार का, किसी भी टॉपिक पर निबंध पूछेगा और आप कर पाएंगे। 700-800 वर्ड्स में, 1000 वर्ड्स में बेस्ट निबंध आप लिख पाएंगे। और उसके लिए कुछ कच्चा माल भी, कुछ मटेरियल भी हम आपको उपलब्ध कराएंगे। हाँ धीरज, पूछिए क्या कहना चाह रहे हैं। सर वो एक डाउट था कि
ज्यादा से ज्यादा सर डायमेंशन कवर करने की कोशिश करना चाहिए कि डायमेंशन सीमित रखते हुए गहराई में जाकर लिखना चाहिए? कई बार होता है सर डायमेंशन ज्यादा कवर करने के चक्कर में सतही हो जाता है मेरे साथ ऐसा। बड़ा रिलेवेंट सवाल आपने पूछा और मैं इसके साथ बहुत रिलेट कर पा रहा हूँ। यूपीएससी में जब ज़्यादा डायमेंशन कवर करते हैं उसका स्कोप होता है, क्योंकि निबंध की जो शब्द संख्या है, जो लिमिट है, वो ज़्यादा होती है। यूपीपीसीएस में समस्या यह है 700 शब्दों का निबंध लिखना है, इंट्रो कंक्लूजन में 100 शब्द खप जाते हैं। ज़्यादा डायमेंशन कवर करो, एक डायमेंशन में 200-250 वर्ड लग जाते हैं, 2-3 से ज़्यादा कवर करो तो वो लगता है कि बस इंट्रोडक्शन दे करके सतही तौर पर हम भाग रहे हैं। यही है ना समस्या धीरज? यस सर, ये हाँ। प्रॉब्लम आती है। हाँ, तो समस्या यही है कि ये चुनौती हर किसी के सामने। तब हमें क्या करना चाहिए? और मैंने जो प्रयोग किया, चूंकि यूपीएससी वाले आदमी की समस्या है कि वो ज़्यादा गहराई में जाता है और फिर स्टेट में आने के बाद में उसके पास गहराई का ऑप्शन होता नहीं। तो मैंने क्या किया, पहला तो काम किया, 700 शब्द पूछा है, मैंने 900 में लिखना शुरू किया। कोई गिनने नहीं बैठा वहाँ पे माइक्रोस्कोप लेकर के कि 700 से ज़्यादा क्रॉस हुआ तो काट देंगे। 700 को आप 900 कर दीजिए, पहला। दूसरा, बहुत गहराई में नहीं जाना है और बहुत सतही भी नहीं बनाना है और बहुत ज़्यादा डायमेंशन भी नहीं कवर करना है। यूपीएससी में अगर आप 5 से 6 डायमेंशन कवर कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यूपीपीसीएस में 4 डायमेंशन कवर कीजिए। और 4 जो डायमेंशन हो, यूपीएससी में अगर आप उसको बहुत एलिबोरेट कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो यूपीपीसीएस में आप कम एलिबोरेट कीजिए, कम एग्जाम्पल दीजिए, लेकिन वो बहुत सारगर्भित, बहुत ही कसा हुआ, भाषाई कसाव बहुत ज़्यादा है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूँ, एक ही एग्जाम्पल देता हूँ कि मैं आपसे कहूँ कि साहित्य की भूमिका राजनीति में कमोबेश कम हुई है या सार्थक तौर पर नहीं बची है, या यूं कहूँ कि उस स्तर की नहीं है जिस स्तर पर इसकी कल्पना की जा रही है। अब इस पर आपको 2 लाइन 3 लाइन लिखना है। कुछ लोग तो 2 लाइन 3 लाइन इसी बात को रिपीट करने में लगा देंगे जो पहले पूछा गया है, लेकिन अगर भाषाई कसाव होगा तो आप लिखेंगे बेंजामिन डिजरायली, रामधारी सिंह दिनकर, लेनिन जैसे साहित्यकारों का दौर अब नहीं रहा जो राजनीति में वैचारिक रूप से सक्रिय हस्तक्षेप करते हैं और राजनीति का न सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं बल्कि उसे विचारधारा और लोक कल्याण के साधन के रूप में देखते हैं। 2 लाइन में आपने ये भाषाई कसाव अगर आपके पास है तो आपने उदाहरण भी दे दिया और समझा भी दिया कि अच्छा साहित्य, अच्छा जर्नल लिखने वाले लोग किस तरह से राजनीति को पहले दिशा दिखा चुके हैं। अदरवाइज भाषाई कसाव नहीं है, गहराई नहीं है, समझ नहीं है, तो आप क्या करेंगे? वो कहावत है ना कि बीटिंग अराउंड द बुश, आप घुमाते रहेंगे। तो वो है। तो पहला, शब्द संख्या थोड़ी बढ़ा दो, कोई गिनने नहीं बैठा। दूसरा, डायमेंशन थोड़े कम कर दो। तीसरा, भाषाई कसाव और कोटेशन वही डालो जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो, तो आपका काम हो जाएगा। और अभी प्रैक्टिस करेंगे तो देखेंगे, आप लोग जो भी निबंध लिखोगे आपके साथ मैं भी बैठ करके लिखूंगा और उसी समय में लिखूंगा। कोई ऐसा नहीं है कि 3 दिन लगा करके। मैंने तो यहाँ तक देखा है कुछ यूपीएससी में क्वालिफाई हो गए लोग और तुक्के से या जैसे भी थोड़े नंबर भी आ गए हैं। अब वो क्या करते हैं कि घर पे बैठ करके पहले लिखेंगे एक बहुत आदर्श निबंध गूगल कर करके अच्छी राइटिंग में, और फिर उसको अपने चैनल पे डाल देते हैं और दिखाते हैं, देखो टॉपर्स किस तरह से निबंध लिखते हैं। अरे भाई बैठो लाइव उसी के सामने, फिर लिखो उसी की तरह निबंध, फिर समझ में आया कि कैसा आप लिख करके आए थे, है ना। तो जो आप सोच रहे हैं, जो आपके मन में है, जो उस समय एग्जाम का तनाव है, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट, उसमें आप अपना बेस्ट कैसे देते हैं, उससे आपकी व्यक्तित्व का, आपके लेखन का पता चलता है। एक कोई कवि है, वो कहते हैं कि भाई जैसा मैं सोचता हूँ वैसा तू लिख, उसके बाद भी मुझसे बड़ा तू दिख। तो जो आप सोच रहे हो लिखने के लिए, अगर वैसा एग्जैक्ट लिख पा रहे हो तो आपकी बहुत बड़ी सफलता है निबंध लेखन में। कोई और? हेलो सर। हाँ बोलो। सर साहित्य के एस्से में सर एक समस्या ये होती है नाम बताओगे? कि जैसे सर मुझे साहित्य मतलब बहुत कम ही आता है, मतलब उसके बारे में ज्यादा जानकारी नहीं। तो अगर सर कभी लिखने बैठते हैं तो बहुत सीमित हो जाता है मेरे पास कि बहुत ध्यान में आए तो प्रेमचंद ध्यान में आते हैं, या बहुत ध्यान में आए तो रामायण या महाभारत है, थोड़ा सा मतलब बहुत सर सीमित स्रोत मुझे समझ में आता है। तो सर इसके संदर्भ में सर कैसे जानकारी मुझे मिलेगी कि जैसे सर आपका मैंने पढ़ा है एक आध दो, सर देखते सर आप बहुत गजब डायमेंशन सर अभी करते हैं, तो सर वैसा। हाँ, जहाँ तक आपका नाम क्या है डियर यूपीएससी? सर अंकुर शुक्ला। अंकुर, अभी प्रतिभा ने भी सेम सवाल किया था
तो उसका आंसर यह है, जी साहित्य का निबंध नहीं होता है एक्चुअली। साहित्य का निबंध साहित्य के योगदान से जुड़ा हुआ निबंध होता है, ठीक है। तो अगर आपके पास बेसिक समझ भी है साहित्य के रोल के बारे में, उसके योगदान के बारे में, तो आप लिख सकते हैं। रही बात महाभारत और रामायण और गीता की, तो महाभारत, रामायण और जो गीता है, ये नैतिक साहित्य के स्रोत हैं और जो समाज का सदियों से मार्गदर्शन करते आए हैं। इनके यदि एक या दो उदाहरण एक गीता से, एक महाभारत से रामायण से दिया जा सके तो वो उत्तम है, लेकिन उन्हीं उदाहरणों को बार बार आप नहीं दे सकते, ठीक है। और रही बात आपके पास और डायमेंशन सूझते नहीं साहित्य में, किसने कहा है कि साहित्य के निबंध में साहित्य के ही सिर्फ बड़े बड़े उदाहरण आपको देने हैं? साहित्य क्या फिल्म साहित्य नहीं होता क्या? हाँ, मैं कितनी बार बॉलीवुड हॉलीवुड फिल्मों के उदाहरण को देकर के आया हूँ। तो साहित्य, फिल्म भी साहित्य है, साहित्य मेडिकल जर्नल भी साहित्य है। अगर लैंसेट में कोई चीज़ पब्लिश हो रही है तो क्या वो साहित्य नहीं है? आप उसको नहीं चेप सकते क्या? उसी तरह से सिनेमा के पैरेलल जो कुछ भी लिखा जाता है, पढ़ा जाता है, रिपोर्टाज, डायरी, लेखन, ये सब भी तो साहित्य है ना। उसका आप जिक्र कीजिए। आपके समाज में जो कुछ भी घटित हो रहा है, मान लो लोकगीत है, मान लो कोई लोक कहावत है, जैसे कि वो क्या है, अवध की तरफ बहुत कहा जाता है उनका, कहावतें ढेर सारे हैं ना जिनके नाम पर खूब चेपा जाता है, जैसे गालिब के नाम पे शेर चेपा जाता है, तो उनका भी आप जिक्र कर सकते हो। जो कुछ भी क्षेत्रीय चीज़ें हैं, सब दुनिया में साहित्य इतना ज़्यादा विशद है, इतना विशाल है कि आपको पर्टिकुलर विलियम शेक्सपियर या फिर कालिदास के साहित्य को जानने की जरूरत नहीं है। आप जब लिखोगे आंसर तो उसमें विकसित होगा धीरे धीरे। जी सर, समझ की दिक्कत है कि साहित्य क्या है सर, यही नहीं समझ में आता है कि किन किन डायमेंशन या किस किस चीज को हम साहित्य में शामिल कर सकते हैं सर, इसकी भी समझ नहीं है उस हिसाब से। तो समझ विकसित समस्या होगी होती ना, है। समझ विकसित होती है धीरे धीरे। एक ही दिन में सब कुछ तो नहीं। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ सिंगल डे ना, एक दिन में रोम तो नहीं बना था ना, समय लगेगा ना धीरे धीरे। जी थैंक यू सर। शुरू करें या और कोई है? पूछ लो जो कुछ भी है, ऐसा कुछ नहीं है। ओपन सेशन, मस्त पूछो, टाइम लेकर के बैठा हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को भी कहीं कैबिनेट मीटिंग में नहीं जाना होगा या कल शपथ ग्रहण समारोह की तैयारी नहीं करनी होगी। पूछो अगर है सवाल तो। सर कनेक्टिंग वर्ड का सर इशू होता है, यानी कि दो पैरा को कैसे कनेक्ट सर कई करेंगे? बार, जी हाँ, वो कई बार ऐसा लिखने से लगता है जीएस का आंसर लिख रहे हैं, मतलब तुरंत शिफ्ट हो जाता है लिखते टाइम। यही समस्या है कि निबंध नहीं रह जाता है, जीएस बन जाता है, तो वो एक जी समस्या है। सर, ये एक समस्या तो आती है। कनेक्टिंग वर्ड्स हो जाते हैं, जैसे कि मान लो एक आप डायमेंशन लिख रहे हो किस पर, लैंगिक भेदभाव पर, ठीक है। उसमें आप लिख रहे हो कि यत्र नारस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता वाले देश में नारियां उत्पीड़न का शिकार हैं। हर वर्ष लगभग 14,000 मामले दर्ज किए जाते हैं, जिसमें से 6800 या लगभग 7,000 मामले एनसीआरबी के डेटा के अनुसार डोमेस्टिक वायलेंस से होते हैं। ऐसे देश में जहाँ नारियां देवी समझी जाती हैं, उनका हर तरीके से शोषण और उनका प्रतिनिधित्व की समस्या जस की तस बनी हुई है। पैरा चेंज, हालांकि हाउएवर को क्या बोलेंगे, ये मतलब कि पहले शुरुआत आपने जो किया था उसको आप कैसे कनेक्ट करें वो मैं बताना चाह रहा हूँ। बंदरगाह कहते हैं। हाँ, तो फिर क्या लिखेंगे सेकंड पैरा में? उपरोक्त चुनौतियों के बावजूद भी, अब कैसे कनेक्ट करें वो बता रहा हूँ कि पहले आपने समस्या बता दी, फिर सेकंड पैरा में आप उसको कैसे सॉल्यूशन ओरिएंटेड बना रहे हैं। उपरोक्त समस्या के बावजूद भी तमाम नारीवादी आंदोलन, नारीवादी विचारक, मुख्य धारा का नागरिक समाज, राजनीति, राजनीतिक हस्तक्षेप तथा न्यायालयों ने ये मुकम्मल करने की कोशिश की है कि नारियों को एक गरिमापूर्ण जीवन मिले, वो सेकंड सिटीजन की तरह, सब सिटीजन की तरह ना रहें। इसके लिए सेना में उनके परमानेंट कमीशन से लेकर के पार्लियामेंट में उनके रिप्रेजेंटेशन तक के प्रयास किए गए हैं। ऐसा करके आप कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर नारी पे कोई निबंध आ रहा है उसकी बात कर रहा हूँ मैं, तो एक पैरा लिखा, दूसरे पैरे में फिर कैसे कनेक्ट करना वो दिखा रहा हूँ। ऐसे ही आप साइंस का भी कर सकते हैं। साइंस में भारत में ले लो कि भाई रिसर्च एंड डेवलपमेंट कम हो रहा है, पहला पैरा में आपने समस्या गिना दिया, दूसरे पैरा में आपने सॉल्यूशन दिखाया। और ये सब कनेक्शन तब हो पाएंगे जब क्रोनोलॉजी यानी कि जो क्रम है वो ठीक
ठीक से होगा। पता लगा आपने शुरुआत में ही भारत की बड़ी बड़ी समस्या गिना दी, फिर बाद में आप सोच रहे हैं कि समस्या तो बचा नहीं, आप क्या लिखें। तो आपको पता होना चाहिए पहले आप क्या लिखने वाले हैं, पहले समस्या लिख रहे हैं, पहले समाधान लिख रहे हैं। कहने का अर्थ यह है कि जब आपको नहीं पता है कि एग्जैक्टली निबंध में हम क्या लिखने जा रहे हैं, तो 5 मिनट 10 मिनट बैठ करके आप निबंध का एक आउटलाइन ड्रा कर लो कि आपको पहले क्या लिखना है। इंट्रो लिखना है, फिर उसके बाद क्या लिखना है आपको, इंट्रो के जस्ट बाद में सबसे बड़ा जो मुद्दा है, कोर जो इशू है, कोर डायमेंशन निबंध का, वो लिखना है। फिर उसके बाद उससे छोटी समस्या, उससे छोटी समस्या, उससे छोटी समस्या, फिर अंत में निबंध आपका जो है सोल्यूशन ओरिएंटेड होना चाहिए। एक दूसरा निबंध सबसे अच्छा वही होता है जिसमें फ्लो यानी कि प्रवाह बहुत अच्छा होता है। यानी कि आप जब पढ़ें, पढ़ने के बाद पढ़ते चले जाएं, आपको पता ना चले कि आप पढ़ रहे हैं कुछ। जब आप पढ़ते चले जाएंगे तो आपका निबंध ज़्यादा अच्छा माना जाएगा। तो वो प्रवाह हो कि जब पढ़ने के बाद लगे आह क्या पढ़ लिया, है ना। ऐसे जीवन का जो अनुभव हो वो एक कदम ऊपर हो जाए। हाँ संजीव, ट्रेनिंग था उसी समय मुद्दा म्यूट करना पड़ेगा। म्यूट म्यूट कैसे करें? यू कैन अनम्यूट समवन एल्स, यू कैन नॉट। हाँ, और भाई शुरू करें फिर अपनी बात। चलो, दिख रहा है? अब उत्तर प्रदेश में जितनी भी परीक्षाएं होती हैं उत्तर प्रदेश के द्वारा, उसमें 2 परीक्षाएं जो थोड़ी सी प्रतिष्ठित मानी जाती हैं और जिनका पैटर्न भी निबंध का सेम है, वो हैं यूपीपीसीएस सबऑर्डिनेट सर्विसेज यानी और रिव्यू ऑफिसर यानी समीक्षा अधिकारी। इन दोनों में जो पहला टॉपिक आता है निबंध का, उसका जो टॉपिक होता है वो होता है, हाँ, वो होता है साहित्य और संस्कृति। पहला टॉपिक क्या होता है? साहित्य और संस्कृति। अब मैंने क्या किया, मैंने कोशिश की कि उत्तर प्रदेश में साहित्य और संस्कृति टॉपिक पर पिछले कुछ वर्षों में जितने भी प्रश्न पूछे गए इन दोनों परीक्षाओं में, उनको मैं कंपाइल कर लेता हूँ और ये समझने की कोशिश करता हूँ कि उनको पूछने का कारण क्या था और जो प्रश्न पूछे गए हैं उनमें क्या कोई पैटर्न मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, कोई लिंक मैं नोटिस कर पा रहा हूँ, और इस आधार पर आने वाले वर्षों में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे उनको थोड़ा सा प्रेडिक्ट किया जाए। और इनका यदि कम्युलेटिव तरीके से यदि एक साथ हम तैयारी करें इन विषयों का, इन टॉपिक्स का, तो निश्चित तौर पर हम साहित्य संस्कृति से जुड़े हुए किसी भी एक्सटेंडेड टॉपिक पर एक अच्छा निबंध लिख पाएंगे। ठीक है, इन सभी निबंधों पर बीच बीच में हम चर्चा भी करेंगे, आप लोगों से प्रैक्टिस भी कराएंगे। सबसे अच्छा तरीका है साहित्य और संस्कृति निबंध तैयार करने का कि जो प्रश्न पूछे गए हैं, जो टॉपिक पर निबंध पूछे गए हैं, उनकी प्रैक्टिस कर लेना। तो जो आज टॉपिक मैं आपको दिखा रहा हूँ, इन सभी पर आपको प्रैक्टिस करना है और उसके बारे में फिर हम आपको गाइडेंस प्रोवाइड करेंगे। साल 2021 में यूपीपीसीएस में और आरओ के 2014 में और यूपीपीसीएस में एक विषय पूछा गया, साहित्य एवं संस्कृति का अंतर संबंध। साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध क्या है, ये यूपीपीसीएस और आरओ दोनों में पूछा गया। कोई इंसिडेंटली इसी टॉपिक पर कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कुछ 1 घंटे का, जिसमें मैंने विस्तार से चर्चा किया था इसी निबंध पर। अब वो मैं आपको दिखाता हूं, उसका प्रेजेंटेशन, थोड़ा सा आपके सोचने का दायरा बढ़ेगा।
समीक्षा अधिकारी के 2021 में, और फिर यूपीपीसीएस में 2014 में सवाल पूछा गया था। अब सवाल क्या था? साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध, ये सवाल था। यूपीपीसीएस में भी पूछा गया, आरओ में भी पूछा गया। आप भूमिका लिखोगे, भूमिका क्या लिख सकते हो? भूमिका लिख सकते हो जो कुछ भी आपको साहित्य और संस्कृति में कॉमन दिख रहा है। अंतर संबंध का मतलब क्या है? इंटरडिपेंडेंस, एक दूसरे पर निर्भरता। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य और नेचर, यानी इंसान और प्रकृति एक दूसरे पर इंटरडिपेंडेंट है। अब आप सवाल पूछ सकते हो प्रकृति कैसे डिपेंडेंट है मनुष्य पर? डिपेंडेंट है क्योंकि मनुष्य इतना डिसिसिव फैक्टर हो गया है कि वो प्रकृति को न सिर्फ रेगुलेट कर सकता है बल्कि काफ़ी हद तक प्रभावित भी करता है। मनुष्य अगर ना हो तो इकोसिस्टम में हो सकता है कि एक बहुत नकारात्मक या फिर एक एक्सट्रीम इफेक्ट पैदा हो जाए। ठीक उसी तरह जैसे अगर शेर जंगल में ना हो तो हिरणों की संख्या बढ़ जाएगी, हिरण की संख्या बढ़ जाएगी तो घास बचेंगे नहीं, घास नहीं बचेंगे तो जो छोटे छोटे जीव जंतु हैं उनके भोजन की समस्या खड़ी हो जाएगी, फूड वेब गड़बड़ा जाएगा, और फूड वेब गड़बड़ा जाएगा तो इकोसिस्टम प्रभावित होगा नकारात्मक रूप से। तो मनुष्य जो है वो कहीं ना कहीं उस इकोसिस्टम के, उस फूड वेब के कहीं ना कहीं शीर्ष पर है, रेगुलेटर की भूमिका निभाता है और जो प्रकृति को भी प्रभावित करता है और बाकी एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज के द्वारा प्रभावित करता ही करता है। ठीक उसी तरह से साहित्य और संस्कृति कैसे एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, यदि ये बात आपके दिमाग में है तो आप अच्छा इंट्रो लिख सकते हैं। अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, कोई कहानी, कोई कोट आपको अगर याद आए तो आप इंट्रो में शुरू कर सकते हैं। कई लोग साहित्य का महत्व बताने के लिए शुरुआत कर देंगे कि साहित्य संगीत कला भी ही ना, वो क्या है साक्षात क्या पुच्छ ही नख पुच्छ विषाण ही ना करके, यानी जिसे साहित्य और संस्कृति नहीं आती है, संस्कृति में यहाँ संस्कृत एक्चुअली, जिसे साहित्य संस्कृत और कला वगैरह का ज्ञान नहीं है, वो साक्षात मनुष्य नाखून पूंछ के बिना एक जानवर जैसा है। कुछ लोग ऐसा कर सकते हैं कि भाई जो साहित्य है वो संस्कृति का मूल है, वो संस्कृति का मार्गदर्शक है, फ्रेंड फिलोसोफर गाइड है, इस टाइप का, या और भी कोई कहानी से आप शुरुआत कर सकते हैं। असली बात यह है कि आप जो कुछ भी लिख रहे हैं वो क्या रिलेवेंट है, वो क्या समझ में आ रहा है, ये मुख्य मुद्दा है। उसके बाद भूमिका जब हो जाएगी, मैं भूमिका ज़्यादा बताता नहीं क्योंकि भूमिका सबकी अलग अलग हो सकती है, वो तो मॉडल निबंध जब लिखाया जाएगा तो फिर मैं बताऊंगा कि भाई भूमिका ये आप लिख सकते हैं। मैं आपको जो निबंध में आज बैठा हूँ वो क्रिटिकल थिंकिंग के लिए बैठा हूँ, आप कैसे सोच सकते हो, आपको मैं रटाने के लिए नहीं बैठा हूँ कि आप भूमिका ये लिख दो, मैं सिर्फ बताना चाहता हूँ कि क्या क्या लिखा जा सकता है। तो भूमिका में मैंने कहा साहित्य और संस्कृति के अंतर संबंध में आप साहित्य का महत्व दिखा सकते हैं, कैसे समाज और संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा संस्कृति किस तरह से साहित्य से प्रभावित होती है ये दिखा सकते हैं। ऐसे करके आप सोच सकते हैं। दूसरा जो डायमेंशन शुरू होगा वो शुरू होगा साहित्य की बात करेगा। साहित्य क्या है, साहित्य संस्कृति के अंतर संबंध में दूसरा जो आपको सबसे इंट्रोडक्शन की जस्ट बात जो टैकल करना है वो यह है कि साहित्य क्या है। साहित्य क्या है के बारे में जब आप बताओगे तब वो रटा रटाया आप डेफिनेशन नहीं लिखोगे जिसमें लिखा रहता है कि भाई साहित्य मतलब सबका हित। एक 10 सालों से यूट्यूब वगैरह पे जितने भी वीडियो जाते हैं उसमें आधे लोग साहित्य का अर्थ या जो कुछ भी बताना चाहते हैं इस निबंध में कि भाई साहित्य मतलब सबका हित। वो जमाना चला गया जब ये सोचने वालों की संख्या हुआ करती थी कि साहित्य मतलब सबका हित। कहाँ सबका हित? वहीं क्या नाम उसका, सैयद अली, जो सैयद अहमद खान थे अपने अलीगढ़ मूवमेंट वाले, या वहीं अपना चौधरी रहमत अली, या वहीं अपने इकबाल, जो एक समय में अपने साहित्य का, अपने लेखन का उपयोग हिंदू मुस्लिम एकता के लिए कर रहे थे। एक समय आया जब उन्होंने विभाजनकारी बातें शुरू कर दी अपने साहित्य में। कई साहित्य ऐसे होते हैं जो सबका हित चाहते हैं, साहित्य चाहते हैं, लेकिन कई ऐसे साहित्य हैं जो बहुत विभाजनकारी, बहुत घृणा फैलाने वाले और बहुत ही ज़्यादा दोषपूर्ण होते हैं। अश्लील साहित्य क्या है? हित के लिए। या आतंकवाद पर जो जनरल हैं, नक्सली साहित्य, वो क्या है? हित के लिए है। वो तो अहित के लिए है ना एक्चुअली। तो साहित्य हुई है क्या? हाँ, वो भी साहित्य है। तो इसलिए पहली जो रटी रटाई परिभाषा है वो यहाँ फेल हो जाती है। दुनिया में जो कुछ भी लिखा गया है, अच्छा जो नहीं लिखा गया क्या वो साहित्य है? हाँ, वो भी साहित्य है। जब हम लेखन नहीं सीख सके थे
उस समय श्रुति और मुनि की परंपरा थी, तब भी तो साहित्य था ना। यानी कि रामायण महाभारत जो आप आज पढ़ते हैं, देखते हैं, ये ऐसा तो है नहीं कि लिख करके चले गए थे। ये कहा जाना कि वाल्मीकि ने पहली बार रामायण लिखा, ये बहुत ज़्यादा डिस्प्यूटेड बात है। दरअसल हजारों साल से समाज के लोगों ने संस्कृति में एक दूसरे से जो कुछ भी सुना, उसे श्रुति परंपरा के साथ अपने आने वाली पीढ़ियों को दे दिया। जो समझा, मनन किया, उसे आने वाली पीढ़ियों को दे दिया। तो श्रुति मुनि की जो परंपरा रही है इस देश में, वो साहित्य का मूल है, साहित्य का स्रोत है, मूल स्रोत है। ठीक है। और जितनी भी दुनिया में, चाहे वो मनोरंजक साहित्य हो, चाहे वो चंद्रकांता जैसा तिलिस्मी और एयारी की साहित्य हो, चाहे वो रामधारी सिंह दिनकर जैसा राजनीति को मार्गदर्शन करने वाला साहित्य हो, चाहे उनका संस्कृति का 4 अध्याय दुनिया की तमाम संस्कृति और धर्म के मूल अस्तित्व को खोजने का प्रयास करती रही लिखावट हो, वो भी साहित्य है। या फिर भगत सिंह का मैं नास्तिक क्यों हो जैसे क्रिटिकल थिंकिंग पर लिखा गया कोई लेख, वो भी साहित्य। या फिर अमेरिकन क्रांति में, फ्रांस की क्रांति में वहाँ के विचारकों द्वारा जो कुछ भी लिखा गया, पढ़ा गया, या कार्ल मार्क्स का एक अलग ही क्रांति का सूत्रपात करता लेखन हो, या फिर हिटलर का मीन काम्फ हो, ये सब साहित्य। साहित्य को आप सीमित नहीं रख सकते। साहित्य महेश भट्ट की फिल्म भी है, और साहित्य आपका लंच बॉक्स की फिल्म भी है। ठीक है। तो आप पर निर्भर करता है आप किस साहित्य को चाहते हैं, लेकिन साहित्य का दायरा बहुत व्यापक है। दूसरा जो डायमेंशन होगा वो होगा संस्कृति क्या है। अब संस्कृति क्या है? संस्कृति एक्चुअली हमारा आपका जो जीवन है ना, समाज में रहते हैं, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, सोशल इंटरेक्शन उसका होता ही है। तो सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से जो कुछ भी होता है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के साथ जिस प्रकार का भी व्यवहार करता है, जिस प्रकार की भी वैल्यू सिस्टम को कैरी करता है, चाहे व्यक्तिगत रूप से चाहे साझेपन के साथ, वो सब संस्कृति है। यानी कि संस्कृति में खान पान से लेकर के पहनावे तक, कम्युनिकेशन से लेकर के भाषा तक, सब संस्कृति में आता है। उदाहरण के लिए भारतीय संस्कृति की बात की जाती है बहुत ज़्यादा। आपको पता है आप क्या करते हो? आप नहीं, आज आपके पूर्वज जो थे 2-3 पीढ़ियों पहले क्या करते थे? बहुत ढीला ढाला पैजामा पहनते थे। औरतें साड़ी पहनती थी, या फिर पुरुष धोती पहनते थे। क्यों पहनते थे? क्योंकि भारत एक गर्म जलवायु वाला प्रदेश है, भारतीय संस्कृति गर्म जलवायु की है। तो यहाँ का क्लाइमेट गर्म था, इसलिए ढीले ढाले कपड़े पहने जाते थे। पर हमने आयात किया संस्कृति का, ये राइटिस्ट लोग बोलते हैं, या मैं कहूँ कि फ्यूजन हुआ संस्कृति का, या दूसरे अर्थों में कहा जा सकता है संस्कृति थोप दी गई। तो पश्चिमी संस्कृति आयात की गई, या मिश्रण हुआ, या थोप दी गई। तीनों वजहों के कारण भी किसी भी वजह से भारतीय संस्कृति में अब पैजामा और धोती का युग लगभग समाप्त हो गया। अब जीन्स और ट्राउजर और न मालूम क्या क्या चल रहा है। ऐसे ही भारतीय संस्कृति, चूंकि यहाँ की जलवायु गर्म है, पानी की प्रचुर उपलब्धता है, हम हाथ धोते हैं भर भर के, कहीं से भी आते हैं एक बाल्टी नहा डालते हैं, कुछ भी करते हैं हाथ धोते हैं, और मस्त इसीलिए हाथ से दाल चावल खाते हैं। जब तक उंगलियों से, 5 उंगलियों से ना खाएं, पेट ही नहीं भरता है। पेट तो भर जाता है, आत्मा नहीं भरती एक्चुअली। तो हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि पानी की पर्याप्त उपलब्धता है। अंग्रेज छुरी और कांटे से खाते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे पानी की एक तो कमी रहती है, ऊपर से ठंडी का मौसम होता है, तो वो अगर बार बार हाथ धोएंगे तो पानी की भी दिक्कत होगी, और ठंडी का मौसम है इसलिए वो ज़्यादा हाथ धो नहीं सकते, दस्ताने में रहते हैं, छुरी कांटे खाते हैं। ऐसे ही वहाँ ऊंचे जूते पहने जाते हैं हमेशा। भारत में खड़ाऊ पहने जाते थे, भारत में ढीले ढाले चप्पल पहने जाते थे। ये सब संस्कृति है। तो संस्कृति कोई यूनिक और ऑमनी प्रेजेंट विचार तो है नहीं। संस्कृति प्रभावित होती है परिस्थितियों से, जलवायु से, परंपरा से, विचारों से, और फिर बाद में आदान प्रदान से, इंपोर्ट एक्सपोर्ट से, सम्मिश्रण से, आरोपण से। ठीक है। तो संस्कृति इन तमाम चीज़ों के बाद जो बनती है वो अस्तित्व में आती है। इसलिए संस्कृति कोई एक मौलिक विचारधारा, कोई
कोई एक मौलिक उपस्थिति या कोई एक मौलिक प्रैक्टिस नहीं है, बल्कि यह सदियों से इवॉल्व होने वाली प्रक्रिया है, जिस पर आंतरिक और बाह्य दोनों प्रभाव होता है। आंतरिक प्रभाव तब जब आप एनलाइटन हो जाते हैं, बौद्धिक हो जाते हैं, और कोई बुद्ध होने के बाद, कोई महावीर होने के बाद जीव हत्या नहीं करनी चाहिए ऐसी बात कहता है। कोई उपनिषद पढ़ने वाला, कोई वेद पढ़ने वाला या लिखने वाला कहता है सत्यमेव जयते, सत्य की ही विजय होती है। और भारतीय संस्कृति में सत्य और अहिंसा की संस्कृति चल पड़ती है। और फिर कोई गांधी आता है और सत्य और अहिंसा को लेकर के अपने विचारों को प्रसारित करता है और लोगों को समझाता है, तो भारत वैसा एक सॉफ्ट नेशन बन जाता है। तो संस्कृति धीरे धीरे इवॉल्व करती है, विकसित होती है, ठीक उसी तरह जैसे एक इंसान विकसित होता है, जैसे इंसान का मस्तिष्क, जैसे इंसानी सभ्यता। ठीक है, तो संस्कृति में आप बहुत सारे डायमेंशन जोड़ सकते हैं। और जब इस तरीके से आप सोचेंगे, लिखेंगे, अलग अलग क्षेत्रों को, उदाहरण को ध्यान में रखते हुए, तब क्या होगा, आपका जो लेखन होगा वो ऐसे नहीं लगेगा कि आपने ईंट और रोड़ा, मैं बार बार कहता हूँ, कहीं का ईंट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, वैसा नहीं दिखेगा। बल्कि दिखेगा उदाहरणों को इस तरह से मिला दिया है तथ्यों के साथ, उदाहरण को विचारों के साथ इस तरह घुला मिला दिया, रचा बसा दिया है कि उदाहरण और क्या कहेंगे, जो लेखन है, जो आपके विचार हैं, वो एक दूसरे में बिंधे दिखते हैं और वो इतनी भावपूर्ण भाषा हो जाती है। भाषा से ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाव। आप मुस्कुरा कर, सिर हिला करके भी जो अफर्मेशन, स्वीकारोक्ति दे सकते हैं, वो यस कह करके नहीं दे सकते। तो आपकी भाषा में भाव भी अगर है, प्रवाह भी अगर है, तो वो ज़्यादा अच्छा लेखन माना जाएगा। संस्कृति क्या है कि बाद में अगर साहित्य और संस्कृति का क्या अंतर संबंध है, तीसरे सीधे डायमेंशन पे, सीधे कोर पॉइंट पे आ जाएं, तो अभी किसी ने सवाल किया, प्रतिभा ने या किसी और स्टूडेंट ने, कि क्या निबंध लिखते वक्त हेडिंग, सब हेडिंग डालना चाहिए, फ्लो चार्ट का प्रयोग करना चाहिए। मैंने कहा जवाब है नहीं। बहुत ही असहज स्थिति पैदा करने वाली होती है जब आप हेडिंग डालते हैं, सब हेडिंग डालते हैं निबंध में। आपके दिमाग में हेडिंग होना चाहिए कि साहित्य को आपने परिभाषित कर दिया, संस्कृति को आपने परिभाषित कर दिया, और उसके बाद में आपके विचार में, आपके दिमाग में क्या आना चाहिए, तो आना चाहिए साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध क्या है। और इसको हेडिंग डालने की बजाय नीचे, अभी पूछा मुझे नीरज ने या किसने कि कैसे हम दो पैरा को जोड़ेंगे, तो साहित्य और संस्कृति का क्या अंतर संबंध है, तो साहित्य क्या है, संस्कृति क्या है बताने के बाद आप उसके जस्ट नीचे आइए, पैरा में लिखे साहित्य और संस्कृति को परिभाषित करने के बाद अब हम जानेंगे आखिर में साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध है क्या। और इसके तह में जाने के लिए हम समझेंगे पहले साहित्य विकसित हुई या संस्कृति। क्या साहित्य का सृजन बिना उचित सांस्कृतिक परिवेश और विकास के संभव है, क्वेश्चन मार्क। और जैसे ही आप ऐसा करेंगे, एग्जामिनर के मन में भी वही प्रश्न कौन जाएगा, अच्छा अब मजा आएगा, मतलब ये प्रश्न के मूल को, विषय के मूल को समझ चुका है और ये बताने की कोशिश कर रहा है। तो जो प्रश्न आपने वहां रखे हैं वो प्रश्न एग्जामिनर के भी दिमाग में कौंधेगा और वो भी जानने को उत्सुक होगा, और जैसे ही उत्सुकता उसकी बढ़ेगी वैसे ही आपके निबंध के साथ वो बंध जाएगा। और कहीं अगर आपने उसकी उत्सुकता को शांत किया, उसकी जो क्यूरियोसिटी है आप विषय को लेकर के, उसको आपने थोड़ा भी सेटिस्फाई किया, तो निश्चित तौर पे वो आपको भर भर के नंबर देगा। तो साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध क्या है, इस पर खूब बातें हो सकती है, मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, वो तो जब बैच में लेक्चर होगा या लिखेंगे तो उस पर बात करेंगे। ओवरव्यू समझा रहा हूँ मैं आपको। अगला जो डायमेंशन है वो आप कैसे सोच सकते हैं वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या सांस्कृतिक विकास साहित्य सृजन की पूर्व पीठिका है? अब जब साहित्य और संस्कृति के अंतर संबंध की बात हो रही है तो अंतर संबंध में यह भी आता है कौन बड़ा कौन छोटा, कौन पूर्ववर्ती कौन अनुवर्ती, कौन पहले आया कौन बाद में आया, ये बात तो होगी ना। तो सांस्कृतिक विकास साहित्य सृजन की पूर्व पीठिका है क्या, मतलब whether the creativity, the creation, the literature, ऐसे करेंगे कि whether the culture is sine qua non for the creativity, literature and all of these, यानी कि बिना सांस्कृतिक विकास के क्या साहित्य सृजन नहीं हो सकता, यानी कि क्या जो सांस्कृतिक विकास है वो साहित्य के लिए अनिवार्य शर्त है। अब इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगले पैरा में जैसे आप लिखोगे कि साहित्य और संस्कृति के अंतर संबंधों को समझने की कड़ी में हमें यह भी समझना चाहिए कि क्या सांस्कृतिक विकास साहित्य सृजन
के लिए आवश्यक है, अनिवार्य शर्त है? तो इसका जवाब हाँ भी हो सकता है, ना भी हो सकता है। जिस जिस राष्ट्र में सांस्कृतिक विकास ऊंचाई तक गया, शीर्ष को छुआ, वहां पे साहित्य, अच्छा साहित्य, लोक कल्याणकारी साहित्य, विश्व कल्याण की भावना से उपजा साहित्य, तकनीकी विज्ञान को बढ़ावा देता साहित्य रचा गया है। ऐसा विश्व का अनुभव है। ग्रेट ब्रिटेन को ही देख लो। ग्रेट ब्रिटेन में जब समाज ज़्यादा एगलिटेरियन होने लगा, जब समाज ज़्यादा चिंतनशील होने लगा, जब समाज में क्रांतिकारी विचार, सृजनात्मक अनुभव और विचार पनपने लगे, तब वहाँ का जो साहित्य था वो भी उत्कर्ष को प्राप्त हुआ। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि 18वीं सेंचुरी 19वीं सेंचुरी के पहले का जो ब्रिटेन का साहित्य था वो किस कदर था और बाद का साहित्य किस कदर का हुआ? अरे भाई, 18वीं सदी के पहले तो ब्रिटेन में साहित्य की कौन सी परंपरा आप देखते हैं? मुझे तो नहीं दिखता। जबकि भारत जैसे देश में, गुप्त साम्राज्य में जब सांस्कृतिक विकास का चरम उत्कर्ष था, उस समय जो साहित्य रचे गए उनके नवरत्नों के द्वारा, विशेषता कालिदास के द्वारा, वो आज भी कितना श्रेयस्कर है, कितना ख्यातलब्ध है। ब्रिटेन में जब उनकी सांस्कृतिक यात्रा काफ़ी ऊंचाई तक पहुंची, औद्योगिक आंदोलन हुआ, पूरी दुनिया पर उनकी पताका फहर गई, तभी तो पैदा हुए। चाहे वो कीट्स हों, चाहे वो शेक्सपियर हों, चाहे वर्ड्सवर्थ हों, या अन्य विचारधारा या अन्य लेखन शैली के लोग। यही हाल फ्रांस का भी हुआ। जब समाज जागा, जब उनका रिनेशा हुआ, जब उनका पुनर्जागरण हुआ, जब उनका सांस्कृतिक उत्थान हुआ, तो उनका जो साहित्य था वो भी बहुत ही सृजनात्मक, बहुत ही उपयोगी और बहुत ही क्रांतिकारी हुआ। भारत की ही बात ले लो। भारत में 1920 के पहले का साहित्य, 1920 के साहित्य के बाद का साहित्य कितना अंतर रखता है। 1900 में, 19वीं सेंचुरी में स्टार्टिंग में जो साहित्य हुआ करता था, वो साहित्य बिल्कुल ही अलग प्रकार का था। ऐसे लगता था जैसे साहित्य मनोरंजन के लिए लिखा जा रहा हो। 1920 के बाद साहित्य, 50s के बाद का साहित्य, ये बहुत ही फालतू कहावत है कि आज का साहित्य बर्बाद हुआ, आज के साहित्य में उद्यम नहीं है। हर परिस्थिति, हर संस्कृति अलग होती है। आज की युवाओं की जो समस्या है, आज अकेलेपन, शहरीपन, अजीब जो क्या बोलेंगे उसके, अजनबीपन की जो समस्या है, ये साहित्य की चिंता का मूल है, साहित्य की चिंता के मूल में है। और इस पर ज़्यादा साहित्य रचे जा रहे हैं। ये बात अलग है कि सेक्सुअलिटी, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स या फिर जो यौन कुंठा है उसको लेकर के ज़्यादा बात करते हैं लोग, और शायद उनका अपना व्यक्तिगत प्राथमिकता हो सकता है, या मार्केट का, या दबाव हो सकता है। पर आज का भी जो साहित्य रचा जा रहा है वो पिछले साहित्य से ऐसा कम है या खराब है, ऐसा नहीं है। सृजनात्मक लोग पैदा होने बंद हो गए, ऐसा भी नहीं है। उल्टे आज सोशल मीडिया के ज़माने में, ब्लॉग के ज़माने में साहित्य सृजन की और विविध साहित्य सृजन की संभावना ज़्यादा है। तो जब मैं मॉक इंटरव्यू की प्रिपरेशन कर रहा था, तो जहाँ जहाँ मॉक इंटरव्यू देता था वहाँ पे एक ही सवाल उठता था कि क्या आज का साहित्य उस स्तर का नहीं है जिस स्तर का साहित्य पहले हुआ करता था। 2022 में जब मैं एक स्टेट का इंटरव्यू दे रहा था, तो यूपी का दे रहा था, तो उस समय मुझसे पूछा विजेंद्र चौहान ने, दृष्टि वाले, कि भाई एक ही मॉक दिया था उसके लिए, तो कि अभी हाल ही में वो मिला है सैंड, क्या बोलते हैं, रेत समाधि को बुकर पुरस्कार मिला है गीतांजलि श्री के, लेकिन उसके अंग्रेजी अनुवाद को मिला है, हिंदी अनुवाद को नहीं, मतलब हिंदी जो मूल लेखन है उसको नहीं मिला है। क्या आपको लगता है कि हिंदी में जो सृजन है, हिंदी में जो रचना है वो उस स्तर की नहीं है? तो मैंने उनको सीधा जवाब दिया था कि जो साहित्य है किसी भी भाषा में हो, ऐसा नहीं है कि उसका पतन हो रहा है लगातार, कम ज़्यादा हो सकता है, लेकिन सृजन जो है वो हर युग में अच्छा ही रहा है, परिस्थितियों के हिसाब से, संस्कृति के हिसाब से श्रेष्ठ ही रहा है। उसको आप मछली और बंदर की तुलना नहीं हो सकती है। कालिदास के समय में जो साहित्य रचा गया, आज की कसौटी पर देखें, भले हम नॉस्टैल्जिक हो, स्मृति रंजन की वजह से बहुत ज़्यादा तारीफ करें, लेकिन आप बताओ मुझे, अभिज्ञान शाकुंतलम जिस प्रकार का साहित्य है, जो बहुत ही ज़्यादा क्लासिकल भाषा समझते हैं, बहुत ज़्यादा मर्म समझते हैं, रसों को समझते हैं, शास्त्रीयता समझते हैं, उनके लिए अभिज्ञान शाकुंतलम बहुत ही अच्छा है। आज की विद्यार्थी को दिया जाए अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ने के लिए, उसका रसास्वादन नहीं कर सकता, क्योंकि भाई किसे फ़र्क पड़ता है शकुंतला के संवाद को सुनने का? उससे बेहतर जब फिल्में अवेलेबल हैं, उससे बेहतर जब अभिनय अवेलेबल है, उससे बेहतर जब साहित्य अवेलेबल है। लेकिन चूंकि कालिदास उस समय में पैदा हुए थे जिस समय में कल्पना, साहित्य या इस तरीके के अभिनय, इस तरीके का संवाद,
एक अनोखी चीज़ थी, तो हम उनका प्रशंसा तो करेंगे ही। तो वर्तमान साहित्य भी अच्छा साहित्य है, आप पढ़ते नहीं, ये बात अलग है, लेकिन वो कतई पिछले साहित्य की तुलना में खराब या कम नहीं है। उसकी अपनी विशिष्टता है, इस बात को ध्यान में रखा जाना चाहिए। तो ये सही है कि साहित्य का जो सृजन है वो सांस्कृतिक विकास से कहीं ना कहीं प्रभावित होता है, लेकिन इसका उल्टा भी सच है कि जो सांस्कृतिक विकास है उसमें भी बदलाव, उसमें भी परिवर्तन, सकारात्मक या नकारात्मक, साहित्य के सृजन की वजह से देखे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए कार्ल मार्क्स ने जब साम्यवाद की, समाजवाद की जो थ्योरी दी, या लेनिन ने जो अपना जर्नल लिखा, उसके बाद से जो संस्कृति थी वो किस तरह से बदली, किस तरह से कम्युनिस्ट कल्चर, किस तरीके से साम्यवादी संस्कृति पूरी दुनिया में देखते ही देखते जंगल की आग की तरह से फैल गई। या आप उल्टा देखिए, गांधीवादी साहित्य जब रचे जाने लगे, जिसमें वैष्णवी संस्कार देखते थे और जिसका उद्देश्य होता था कि हर व्यक्ति में अच्छा बनने की संभावना होती है यदि उसको सही परिस्थिति मिले तो हेट द सिन नॉट द सिनर, पापी से घृणा मत करो, पाप से करो, और उसमें भी कभी भी बदलने की गुंजाइश हो सकती है। जब इस बात पे जोर दिया जाने लगा तो संस्कृति, स्पेशली भारत की संस्कृति में किस तरह से हर कोई कहता था कि भाई जीव में से देखो, नर में नारायण होता है, हर आदमी में सुधरने की गुंजाइश होती है, सुधार गृह की स्थापना होनी चाहिए, अपराधी को सुधरने का मौका देना चाहिए, क्योंकि अपराध व्यक्ति नहीं कर रहा है बल्कि उसकी परिस्थितियां कर रही हैं, ऐसी बातें होने लगी। जबकि तमाम कंट्रीज में उंगली के बदले उंगली है, अगर किसी ने किसी को मार दिया तो उसके बदले उसका जीवन ले लिया जाना चाहिए, ऐसे कॉन्सेप्ट हैं। तो साहित्य या विचार संस्कृति को ठीक ठाक प्रभावित करते हैं। अब वाइस वर्सा लिख सकते हो शॉर्ट में, भाषाई कसाव के साथ। अगला जो बात है, साहित्य ने समाज को कैसे प्रभावित किया, तो साहित्य ने समाज को तो बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। आप सोचिए कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको कोई एक फेमस किताब बताता हूँ। चलो डॉक्टर अम्बेडकर की पुस्तक की ही बात कर लेते हैं, एनहिलेशन ऑफ कास्ट और रिडल्स इन हिंदुइज्म। ये दो पुस्तकें उन्होंने जो बहुत फेमस हैं लिखी। उन पुस्तकों में उन्होंने किस तरह से जो समाज में व्याप्त अस्पृश्यता है, जो जातिगत भेदभाव है, उसको लेकर के कहा कि जो धार्मिक ग्रंथ हैं, कुछ सारे मौलिक ग्रंथों की बात नहीं हो रही, कुछ धार्मिक ग्रंथ हैं, किस तरह से उनका स्ट्रक्चर, उनका लेखन ऐसा है जो भेदभाव को या विषमता मूलक समाज को बढ़ावा देता है। और इस बात की मीमांसा करते हुए उन्होंने ढेर सारे उदाहरण भी दिए। तो उनका जो ये बुक था, उनका जो साहित्य था, उसने समाज को ये क्रिटिकल थिंकिंग करने पे मजबूर किया, स्पेशली जो इंटेलिजेंसिया था, बौद्धिक वर्ग था, कि जो कुछ भी साहित्य, चाहे वो धार्मिक साहित्य हो, चाहे वो परंपरागत साहित्य हो, भेदभाव को बढ़ावा देता है, उसको स्वीकार नहीं किया जाना चाहिए, उसको हम बढ़ावा नहीं दे सकते इस नाम पर कि जो है वो उसमें बदलाव नहीं हो सकता, वो इनफॉलेबल है। और हमारी संस्कृति की, हमारे समाज की यही तो खूबसूरती है कि किसी एक धर्म की में कही गई बात या किसी एक पुस्तक में लिखी गई बात को, चाहे वो वेद वाक्य ही क्यों ना हो, इनफॉलेबल यानी कि उसको बदला नहीं जा सकता, ऐसा नहीं मानता है। उसके वरक्स आलोचनात्मक साहित्य पे पैदा हो जाते हैं जो उसकी बुराई करते हैं और उसकी कमियों को दुरुस्त करते हैं। और साहित्य जब ऐसे रचे जाते हैं, आप बताइए, जूठन जैसा साहित्य लिखा गया, आप सत्य के साथ मेरे प्रयोग जैसे साहित्य लिखे गए, या फिर विवेकानंद का कर्मयोग लिखा गया, ऐसे साहित्य समाज पर, व्यक्ति के मन पर बहुत ज़्यादा उत्कर्ष मूलक प्रभाव डालते हैं। व्यक्ति के जो अनुभव है, उसका जो व्यक्तित्व है, उसको कहीं ना कहीं पहले से ज़्यादा उत्कर्ष पर लेके जाते हैं, ऊंचाई पर लेके जाते हैं, उसका अनुभव पहले से बेहतर होता है। तो साहित्य क्रांति ला सकता है समाज में। आप यकीन कीजिए कि ISIS जो आतंकवादी जो संगठन हुआ और पश्चिमी दुनिया में बहुत ज़्यादा फैला, पश्चिम मिडिल ईस्ट, वेस्टर्न जो मिडिल ईस्ट था, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैला। शुरुआत कहाँ से हुई होगी? शुरुआत हुई होगी दारुल इस्लाम, यानी पूरी दुनिया को इस्लाममयी बना देना है, इस विचारधारा से शुरुआत हुई होगी। कैसे जिहाद करना है और जिहाद किन वजहों से करना है, उससे शुरू हुई होगी। वीडियो से, ऑडियो से, पैम्पलेट से, वेबसाइट से, तमाम प्रकार के साहित्य से उन्होंने समाज को प्रभावित किया। और देखते ही देखते इराक से लेकर के ब्रिटेन तक, भारत तक, किस तरीके से समाज का रेडिकलाइजेशन हुआ, किस तरीके से लोग बहुत ज़्यादा गठमुल्लेपन के, रेडिकलाइजेशन के, कट्टरता के शिकार हो गए और ISIS से जुड़ने लगे। अगर उसी को सार्थक तरीके से, सकारात्मक तरीके से प्रयोग किया जाए तो जो हाशिए पर पड़े लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, उनको स्वर देने का भी काम हो सकता है, भाषाई विकास और विविधता को बढ़ा सकता है, सृजन किया जा सकता है।
नागार्जुन ने लिखा इंदिरा गांधी के बारे में कि आओ रानी हम भी ढोएंगे पाल की, यही हुई है राय जवाहर लाल की। और ये कितने लोगों की जुबान पे आ गया इमरजेंसी के दौर में। रामधारी सिंह दिनकर ने कहा कि मिट्टी सोने का ताज पहन इठलाती है, दोराह समय के रथ का घर नाच सुनो, सिंहासन खाली करो की जनता आती है। और ये जेपी मूवमेंट के दौरान हर लोगों की जुबान पर था। तो समाज किस तरीके से क्रांतिकारी तरीके से प्रभावित होता है साहित्य से, आपको बताने की जरूरत नहीं है। इन उदाहरणों के साथ में आप इसको एक पैरा में लिख सकते हैं, एक ही पैरा में लिखना 700 शब्दों में। अगला डायमेंशन इसमें आप खोल सकते थे कि साहित्य समाज और संस्कृति का प्रतिबिंब भी है। और उसमें आप फिर मैं ये सब आपको जो बता रहा हूँ इसका उद्देश्य यह है कि जो निबंध है वो निबंध में ऐसा नहीं होता है कि साहित्य और समाज का अंतर संबंध अगर आपने आपसे पूछा तो साहित्य समाज का अंतर संबंध आपने हेडिंग डाला और शुरुआत किया पहले लाइन से और अंत तक 700 800 1000 शब्दों तक आपने एक ही बात को, तो साहित्य समाज का अंतर संबंध ये भी बताता है कि कैसे साहित्य और समाज आपस में जुड़े हुए हैं, तो साहित्य समाज का अंतर संबंध ये भी बताता है कि किस तरह से व्यक्ति और संस्कृति जुड़े हुए हैं। फिर आलू भालू सब आपने उसमें घुसेड़ दिया। एक अरे भाई साहित्य समाज का अंतर संबंध अगर बता रहा है, साहित्य और संस्कृति का अंतर संबंध अगर बता रहा है, तो उसके इर्द गिर्द उसके भीतर उसकी गुफा में उतर करके जितने भी तत्व हो सकते हैं उन तत्वों को बाहर लेकर के आओ और दोनों के संबंध को फिर विकसित करो, दोनों के संबंध को फिर वहां पे प्रक्षेपित करो, प्रोजेक्ट करो, साबित करो। ये निबंध लेखन की कला है। अलग अलग डायमेंशन, अलग अलग तरीके से आप उसको बताने की कोशिश करो। कहना यह चाहता हूं कि जब आप मल्टीपल डायमेंशन में सोचोगे, जब आप विविध आयामों में सोचोगे, तब आप एक अच्छा उत्तर लिख पाओगे। और जो विविध आयाम आप सोच रहे हो वो विविध आयाम ऐसा ना हो जैसे हमारे एक विद्यार्थी मित्र हैं, वो हर चीज में पोल्यूशन को लेकर के आ जाते हैं, प्रदूषण को लेकर के आ जाते हैं। ऐसे नहीं विविध आयाम, जबरदस्ती मार पीट करके विविध आयाम मत लेकर के आओ। विविध आयाम जो हो बहुत रिलेवेंट हो, प्रासंगिक हो, जुड़ा हुआ हो, ठीक है, तो ज्यादा अपीलिंग होगा। साहित्य समाज एवं संस्कृति का प्रतिबिंब भी है। कैसे? उसमें मैंने उदाहरण दिया 10 कुमार चरितम का दंडी, जिसमें समाज में उस समय कैसे विवाह और जाति प्रथा व्याप्त थी उसका वर्णन किया है। बाबर ने बाबरनामा में किस तरह से यात्रियों की बात की है। उन्होंने कहा कि हमारे समय का सबसे महान राजा कृष्णदेव राय है। उन्होंने उस समय के फलों की बात की, मौसम की बात की, भारतीय संस्कृति की काफी तारीफ की। तो साहित्य अपने आप में इतिहास भी तो होता है ना, वो जीवंत दस्तावेज भी तो होता है ना, उस संस्कृति का परिचय पत्र भी होता है साहित्य, तो वो भी तो ध्यान में रखना पड़ेगा। कल्चरल आइडेंटिटी पर बहुत प्रभाव पड़ता है। महेश भट्ट ने जब फिल्में शुरू की तो सबको पता है कि 21वीं सदी के पहले दशक में किस तरह से महेश भट्ट ने भारतीय सिनेमा में नग्नता, क्राइम को लेकर के, फुहड़ता को लेकर के बहुत बढ़ावा दिया। उनसे किसी ने पूछा कि आप क्यों करते हैं, तो उनका कहना था मैं जो करता हूँ वो मैं नहीं करता हूँ, समाज का एक वर्ग है, समाज में एक बड़ा हिस्सा है जो इससे तारतम्य रखता है, जो ऐसा करता है, ऐसा सोचता है, मैंने तो सिर्फ उसको प्रोजेक्ट कर दिया है। इस पर डिबेट और डिस्प्यूट हो सकते हैं, लेकिन आप ये मान के चलिए कि फिल्मों में जब क्राइम दिखाया जाता है, फिल्मों में जब भर भर करके साजिशें दिखाई जाती हैं, तो उसका प्रभाव ठीक ठाक समाज पर पड़ता है, जो समाज में हो सकता है पहले से ना रहा हो। हिप हॉप कल्चर, पॉप कल्चर क्या भारत में पहले से था? रहा होगा तो चेतन के किस स्तर पर रहा होगा, चेतन में रहा होगा, नहीं पता। समाज में दिखता तो नहीं था, लेकिन ये कल्चर जब वेस्टर्न दुनिया से आया तो अब आज देखो पंजाब में भी पॉप कल्चर है, हरियाणा का भी पॉप कल्चर है और रैप कल्चर है, न मालूम क्या क्या चल रहा है। तो वो ग्लोबलाइजेशन का एक हिस्सा है। फूड हैबिट में भी मैकडोनाल्डाइजेशन हो गया है, ऐसे साहित्य का भी मैकडोनाल्डाइजेशन हो गया है, ठीक है ना। पहले आत्मकथात्मक उपन्यास कम लिखे जाते थे भारत में, अंग्रेजी भाषा से लेकर के हमने जो आयात किया उसमें आत्मकथात्मक साहित्य खूब लिखा जाने लगा। पहले हम तुकबंदियों पर बहुत ध्यान देते थे, बहुत गीत लिखते थे। आजकल हम गीत कम लिखते हैं, छंद मुक्त कविताओं पर ज़्यादा जोर है। हाइकू जैसी परंपरा जो हमने जापान से लिया, खूब लिखा जा रहा है और पसंद भी किया जा रहा है, ठीक है। अगला डायमेंशन आप साहित्य, संस्कृति एवं ऐतिहासिक मूल्यों को भी बदलता है, इस पे लिख सकते हैं। लिखा हुआ आप पढ़ लीजिएगा बाद में। संस्कृति ने साहित्य को कैसे प्रभावित किया। अब साहित्य और संस्कृति का जो अंतर संबंध है, इसमें एक समस्या आ सकती है, एक विचार आ सकता है कि भाई साहित्य संस्कृति के अंतर संबंध में साहित्य संस्कृति को कैसे प्रभावित कर रहा है, इसका हिस्सा कितना हो, और संस्कृति साहित्य को कितना प्रभावित कर रहा है, इसका हिस्सा कितना हो। तब इसके लिए पहली चीज यह है कि आदर्श स्थिति तो कुछ होती नहीं है। आपको साहित्य पे ज्यादा आता है जो संस्कृति को प्रभावित करने वाले कारक है, या संस्कृति पे ज्यादा आता है जो साहित्य को प्रभावित करता है।
जिसके बारे में आपको ठीक से और ज़्यादा पता है उसका वेटेज आप बढ़ा दीजिए, और दोनों में बराबर पता है तो दोनों को 50-50 कर दीजिए। और किसी के एक बारे में ज़्यादा बहुत अच्छे से लिख सकते हैं तो उसको 60-40 कर दीजिए फिर। लेकिन लिखिए दोनों, थेसिस एंटीथेसिस, दोनों डायमेंशंस दोनों इंपॉर्टेंट है। साहित्य संस्कृति को प्रभावित कर रहा है, इस थेसिस के उल्टे भी आप लिखिए, नहीं संस्कृति साहित्य को प्रभावित कर रहा है, ना 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 ना, दोनों अलग अलग भी हो सकते हैं। दोनों में जरूरी नहीं कि संस्कृति एक तरफ है तो साहित्य भी उसी हिसाब से रचा जाए। भारतीय संस्कृति सहिष्णुता की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति सर्वधर्म संभाव की संस्कृति है, भारतीय संस्कृति करुणा की संस्कृति है। लेकिन उसके बावजूद भी भारतीय समाज में कट्टरता है ना, भारतीय समाज में सांप्रदायवाद है ना, भारतीय समाज में विभाजन है ना, भारतीय समाज में असहिष्णुता है ना, और इस पर भर भर करके फिल्में और साहित्य बन रही हैं। तो क्या वो भारतीय संस्कृति को डिपिक्ट कर रही हैं? तो आप ऐसा भी तर्क दे सकते हैं। संस्कृति कैसे साहित्य को प्रभावित किया, ये डायमेंशन भी आपको लिखना है अलग अलग पैरा से, नए पैरा से, और उसमें शुरुआत ही कर दो कि जिस तरह से साहित्य संस्कृति को निर्णायक रूप से प्रभावित करता है, ठीक वैसे ही संस्कृति भी साहित्य को काफी हद तक प्रभावित करता है। उदाहरण के तौर पर नाजी जर्मनी में जब रूसी सेना घुसती है, और सेनाएं कहीं भी घुसती हैं तो मास रेप्स, अत्याचार होते हैं, और जो बच्चे पैदा हुए एक हिसाब से जिनको अपने पिता के बारे में ज्ञान नहीं था, अत्याचार के बाद जो बच्चे पैदा हुए, उन बच्चों में एक अलग किस्म का फ्रस्ट्रेशन, एक अलग किस्म की कुंठा थी अपनी आइडेंटिटी क्राइसिस को लेकर के, और उन्होंने धर्म को तिरस्कार की नज़रों से देखना शुरू किया, धर्म की अस्तित्व को लेकर के उन्होंने नकारना शुरू कर दिया। उनमें निराशा और नकार का भाव बहुत ज़्यादा था, उनमें किसी भी चीज़ के प्रति कोई आस्था नहीं थी। और तब यूरोप में नास्तिकता देखते देखते बहुत ज़्यादा बढ़ गई मिलियंस ऑफ लोगों में, और फिर अकविता, अकहानी जैसे जो विधा थी साहित्य की, वो पनपती है वहाँ, वो पैदा होती है। और हिंदी साहित्य में एक लाइन लिखी गई जो इसी नास्तिकता, इसी नकारता, इसी निराशा और अनास्था के भाव को व्यक्त करती है कि भाई जिंदगी दो उंगलियों में दबी सस्ते सिगरेट की तरह है, जिसे मैं कुछ लम्हों में पी करके नाली में गली में फेंक दूंगा। निराशा का एक और उदाहरण है कि ना हमारी आंखें हैं आत्मरत, ना हमारे होठों पर शोक गीत, जितना कुछ ऊबना था ऊब लिए, अब हमें किसी भी व्यवस्था में डाल दो। बोर हो गया आदमी। आज़ादी भारत में मिली 1947 में, उसके बाद लोगों की इतनी आकांक्षाएं थी, लोगों को लगा था राम राज्य आ जाएगा, गरीबी दूर होगी, भुखमरी दूर होगी, समाज में समता मूलक समाज का निर्माण होगा, राम राज्य आ जाएगा। पर ऐसा हुआ नहीं, लोग निराश होने शुरू हुए। इतने निराश हुए कि उन्होंने कह दिया जितना कुछ उबना था उब लिया, अब हमें किसी व्यवस्था में डालो तो घंटा फर्क नहीं पड़ता। ऐसी स्थिति भी आ गई। तो संस्कृति जब बदली तो कैसे साहित्य में ये चीजें दिखनी शुरू हो गई, और पुरानी संस्कृति, आउटडेटेड, आउटमोडेड, फैशन जो संस्कृति है, उसको किस तरह से क्रांतिकारी साहित्य को जन्म दिया, वो भी देखना है कि भाई पितृसत्तात्मकता के विरोध में, जातिवाद के विरोध में नारियां किस तरीके से आगे आई, फेमिनिस्ट मूवमेंट किस तरीके से बढ़ा, साहित्य किस तरीके से लिखा गया, उन सब पे बात कर सकते हो आप आगे चल करके। और फिर एक अच्छा सा निष्कर्ष लिख सकते हो कि किस तरह से पढ़ लीजिएगा आप, बहुत तरीके से लिखा जा सकता है निष्कर्ष कि साहित्य एवं संस्कृति एक दूसरे को गढ़ते रहेंगे, मानवता नित नए खांचों में ढलती रहेगी। अपनी पुस्तक होमो सेपियंस ने, पॉल हरेरे ने भी तो इसी सीख और परिवर्तन को मानवीय सभ्यता के विकास क्रम का मूल माना है। कोई पुस्तक है, कोई फिल्म है, कोई उदाहरण है, उससे आप खत्म कर सकते हो अपनी बात। कहना ये चाह रहा हूँ कि जो कुछ भी लिखो वो अंत तक आते आते लगे कि अब अभी निष्कर्ष निकलेगा, अभी इसका एक बहुत ही सार्थक अंत होगा, और उसको आप दे सको। फिनिशिंग हमेशा बहुत महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि उसके जस्ट बाद आपको नंबर मिलने वाला है। अगर आपने उसको अंत में बहुत प्रभावित कर दिया तो आपको बहुत नंबर देगा। आपने शुरुआत में बहुत प्रभावित कर दिया तो ये तय हो गया और निबंध आपका पढ़ने जा रहा है। ठीक है।